हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्र कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हमने पढ़ा था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं: प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, एंड जो एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस के लिए बेसिस पे ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स डिस्कस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज: bearer instrument, order instrument, inland instruments, foreign instruments, payable on demand, time instruments. Clear? So let's discuss these in brief. First one is bearer instruments. क्या होते हैं? When a negotiable instrument states it is payable to bearer, or the last endorsement on the instrument is blank, it is payable to the bearer. Right? कि जहां पे negotiable instrument bearer को ही payable करेगा, यहाँ पे state करता है कि ये it is payable to only bearer, एंड जो उसकी लास्ट एंडोर्समेंट होगी वो क्या होगी? ब्लैंक होगी। तो दैट मीन्स माना जाएगा कि जिसके पास उस टाइम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उस टाइम पे होल्ड कर रहा है, उसी को ही क्या की जाएगी? पेमेंट की जाएगी। Hence, it is a bearer instrument and anyone in the legal possession of it can enforce payment due on it. Right? कि उस टाइम पे उसका जिसके पास भी लीगल पोजेशन होगा वो क्या कर सकता है? अपनी पेमेंट को क्लेम कर सकता है। While receiving payment, he must sign off the instrument acknowledging the payment received. Right? कि जब उसको मनी रिसीव हो जाएगी वो क्या करेगा? उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करेगा acknowledging that कि उसको पेमेंट क्या होगी? रिसीव होगी। The restrictions imposed by the Reserve Bank of India Act do not allow the making of promissory note payable to the bearer. Right? कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है? प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर के लिए परमिशंस नहीं ग्रांट करता। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऑर्डर पे पेमेंट की जाती है। व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टेट्स दैट इट इज पेबल टू द ऑर्डर, और व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज सेड टू बी एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। राइट? लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है हमारे पास? ऑर्डर पेबल टू ऑर्डर। राइट? कि जब एक्सप्रेस किया जाए कि हमने इसको एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पे करना है, वो क्या माना जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स। साथ में इनके सेक्शंस भी आपको लर्न करने हैं। A promissory note, bills of exchange or check which is both drawn and made payable in India and drawn upon any person resident in India is deemed to be an inland instrument. Right? कि कोई भी bill of exchange, bills of exchange, promissory note और check जो कि ड्रॉ किया जाए इंडिया में, एंड जो पर्सन को पे किया जा रहा है वो भी इंडिया में ही है। राइट? उसको क्या बोला जाता है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। राइट? कि जो ड्रॉ भी इंडिया में किया जा रहा है एंड पे भी इंडिया में किया जाएगा, एंड जिस पर्सन को पे किया जाएगा वो भी क्या है? हमारा रेजिडेंट है इंडिया का। वो क्या हो जाएगा? हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ रेजिडेंट इन इंडिया इज कंसीडर्ड एन इनलैंड बिल इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर इट वाज ड्रॉन। राइट? कि अगर ड्रॉ किया जा रहा है उस पर्सन के लिए जो कि रेजिडेंट है हमारे इंडिया का, तो वो इनलैंड बिल माना जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस कि कहाँ पे वो ड्रॉन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, an instrument which is not an inland instrument is deemed to be a foreign instrument। यानी कि जो पेमेंट हो रही है वो इधर फॉरेन कंट्री में हो रही है, और जो पर्सन है, बीरर है, वो कौन है? फॉरेनर है। राइट? इन एनी केसेस अगर कोई इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो क्या माना जाएगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज पेबल ऑन डिमांड। A promissory note of bill or bill of exchange is payable on demand when no time for payment is shown in it and it is expressed that it is payable on demand or at sight, but a check is always payable on demand.
राइट कि प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी पेबल ऑन डिमांड हो सकते हैं, बट अगर कोई भी टाइम शो नहीं किया होगा, राइट उन केसेस में हो सकते हैं, बट जो चेक होगा वो हमेशा ऑलवेज पेबल इन डिमांड ही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। अ टाइम इंस्ट्रूमेंट में बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट which is payable after a fixed period mentioned on it or on the happening of an event which is certain to happen, right कि जहाँ पे एक फिक्स्ड पीरियड मेंशन किया गया हो या फिर किसी कंडीशन के ऊपर रखा गया हो जो कि फुलफिल होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एकोमोडेशन बिल। A genuine trade bill is drawn, accepted and endorsed for consideration, but an accommodation bill is drawn, accepted or endorsed without any consideration. ये क्या है, किसी एक पर्सन के बिहाफ पे बिहाफ क्या कि गुड फेथ के लिए इशू किया जाता है। It is done by the two parties accommodating each other. For example, A and B are good business friends, right? Both are in need of money. A draws a bill of exchange for 2 lakh to B, right? A and B good business friends थे, दोनों को पैसों की जरूरत थी। A ने ड्रॉ किया एक बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर B फॉर 2 लाख। B ने एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न्स इट टू A, एंड उसको रिटर्न कर दिया A को। A discounts it with his bank and get 1,90,000 rupees, राइट? A ने क्या किया, उसको डिस्काउंट कर लिया अपने बैंक के साथ और उसको 1,90,000 मिल गई। A gives 95,000 to B and agrees to pay 1 lakh at the time B has to honor the bill. This is an accommodation bill, right? कि उसने क्या किया, 95,000 B को पे कर दिए एंड एग्री किया कि अब वो क्या करेगा, जब बिल ऑनर होगा तो B को कितने पे करेगा, 1 लाख रुपीज। क्लियर? सो ये क्या हो गया, एकोमोडेशन बिल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिक्टिशियस बिल। If the name of the drawer or the payee or both stated in the bill is fictitious, right कि जिस पर्सन ने ड्रॉ किया है, जो पेई है, और जिनके भी दोनों के नाम बिल पे स्टेट किए गए हैं वो क्या है, फिक्टिशियस हैं, उनकी कोई रियल आइडेंटिटी नहीं है, राइट? Even when the names of the drawer and the payee are fictitious, the holder in due course can claim the amount of the bill from the acceptor provided he got the instrument in good faith, right? कहते अगर जो नेम्स हैं ड्रॉर के एंड द पे के वो फिक्टिशियस हैं तो उस टाइम पे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द एक्सेप्टर प्रोवाइडेड ही गॉट द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, राइट? कि अगर वो ये प्रोवाइड कर दे, ये एविडेंस दे दे कि उसको इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में मिला है, उसको नहीं पता था कि जो इनकी आइडेंटिटी है वो क्या है, फिक्टिशियस है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्री बिल। When documents relating to the goods like document of title of goods, certificate of origin, marine insurance policy etc. are attached to the bill, it is called a documentary bill, right? कि कोई भी document relating to the document of title of goods कोई attach कर देते हैं हम अपनी negotiable instrument के साथ, तो उसको क्या माना जाएगा, documentary bill consider किया जाएगा। Clear? Next आ जाता है हमारे पास clean bill। When no document relating to the goods is attached to the bill, it is called a clean bill, right? कि अगर only वो bill होगा without any document तो वो क्या होगा हमारे पास, हमारे लिए clean bill। Next आ जाता है escrow। When a negotiable instrument is transferred for a special purpose of somebody or for safe custody without any intention of absolutely transferring the property therein, it is called an escrow, right? कि अगर कोई negotiable instrument deliver किया जाए किसी special purpose के लिए किसी को, या किसी चीज़ की special custody के लिए without any intention of transferring the property, right? Between immediate parties, the liability in the case of an escrow arises only when the conditions agreed upon them are fulfilled, right? Liability उस टाइम पे ही arise होगी दोनों parties की जब दोनों parties क्या करेंगी, conditions के लिए agree कर जाएंगी।
However, this does not affect the rights of a holder in due course when it comes to him. For example, X is the holder of a bill. He endorses the bill to Y for the purpose of getting it discounted by Y, right? कि उसने एक्स ने क्या किया, होल्डर है बिल का, उसने एंडोर्स किया वाई, यानी उस पर वाई का नाम लिख दिया। किस पर्पस के लिए? कि वो डिस्काउंट करवाया जाएगा वाई के थ्रू, राइट? बट वाई नेगोशिएट्स द बिल टू ए हु टेक्स इट बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू। सो उस केस में ए इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड ही एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द बिल, बिकॉज उसने नेगोशिएट कर ली, सॉरी वो क्या था, एंडोर्स किया गया वाई के नाम पे, तो वाई ने उसको नेगोशिएट कर दिया ए के लिए, जो कि बोनाफाइड होगा और उसकी वैल्यू वो क्या करेगी, गुड फेथ में काम करेगी। सो उस केस में ए बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड ही एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द बिल। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट। An instrument interpreted as a promissory note or bill of exchange due to faulty drafting, उसको क्या बोलते हैं, ambiguous instrument. In such a situation, the holder has to elect whether he wants to treat it as promissory note, bill of exchange. Once he elected once, he cannot change it later. राइट कि जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ड्राफ्ट करते टाइम कोई फॉल्ट अराइज हो गया तो उस सिचुएशन में जो एक्चुअल ड्रॉर होगा वो उसको एज अ प्रमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक कुछ भी ट्रीट कर सकता है, बट जो भी चीज वो चूज करेगा उसको वो बाद में चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, X draws a bill on a fictitious name Y and negotiate it, right? कि उसने एक बिल बनाया fictitious name, किसी का भी नेम लिख दिया Y and उसको negotiate कर दिया। Since Y is a fictitious name, the holder of this bill can दिस बिल एज अ प्रोमिसरी नोट मेड बाय एक्स, राइट? कि जो होल्डर होगा वो इसको प्रोमिसरी नोट भी ट्रीट कर सकता है जो कि एक्स ने बनाया, एक्स ने ड्रॉ किया। According to section 18, if the amount undertaken to pay in the case of promissory note or ordered to be paid in the case of bills of exchange is written definitely in figures and words, the amount stated in words is to be taken as correct, right? कि उस केस में जो भी अमाउंट कहते वर्ड्स में लिखी होगी, फिगर्स में भी लिखी होगी, वर्ड्स में भी लिखी होगी, तो उस केस में अगर वर्ड्स में जो अमाउंट लिखी होगी वो क्या मानी जाएगी, करेक्ट मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। When a person delivers an instrument to another signed and stamped by not filling up the amount, it is called an inchoate instrument, right? कि एक पर्सन ने डिलीवर कर दिया इंस्ट्रूमेंट विदाउट फिलिंग द अमाउंट, वो क्या बन गया, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। The holder in due course in such a case can complete the instrument for any amount not exceeding the amount covered by the stamp, right? कि उसमें कितनी मर्जी अमाउंट लिख सकता है, बट जितनी अमाउंट उस स्टैम्प की है उसके अंडर अंडर ही वो अमाउंट लिख सकता है। एक्स ओज वाई रुपीज 5000, एक्स ने क्या करता, वाई के 5000 रुपीज देने थे। ही गिव्स वाई अ ब्लैंक एक्सेप्टेंस ऑन द चेक विच इज सफिशिएंटली स्टैम्प टू कवर अमाउंट 6000। वाई एंडोर्सेस अ बिल टू ए, a holder in due course, A who fills the amount 6000 can recover the amount, right? Y ने endorse कर दिया बिल टू A, तो जो कि उस टाइम पे होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, तो A उस टाइम पे कितनी अमाउंट फिल कर सकता है उसमें, ओनली 6000। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अपडेटेड बिल्स एंड नोट्स। A negotiable instrument cannot be made invalid for the reason that it is not dated when it satisfies all other aspects. A holder in due course is empowered to insert the true date of acceptance. This insertion is not taken as a material insertion. Sorry, undated bills, मैं sorry updated बोल गई थी। कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं होता अगर उस पर कोई रीजन हो कि वो डेट स्पेसिफाइड डेट पे क्यों नहीं उस पर मेंशन की गई, राइट? कहते होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एम्पावर्ड टू इंसर्ट द ट्रू डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट? कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर होगी कि वो उस पर जो एक्चुअल डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो क्या कर सकता है, शो कर सकता है। क्लियर? सो दीज आर बेसिकली द other types of negotiable instrument.
क्लियर। आज की वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा ही टॉपिक लेके आई थी मैं आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज एंड ऑल्सो माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।